हम दिल्ली वासी जो है वो यमुना नगर के लोगों का, पानीपत के लोगों का, सोनीपत के लोगों के फ्लश का पानी पीते हैं। उनके फ्लश में जो फ्लश का जाता है वो हमारा पीने का पानी है। हमारे फ्लश का पानी जो, क्योंकि हम फ्लश करते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो यमुना ही जाते हैं। वो जो है वो आगरा और वृंदावन और मथुरा के लोगों के लिए पीने का पानी। हर एजेंसी ने 5,000 करोड़ खर्च किया हुआ कि उतने की अगर मिनरल वाटर खरीद लेते और यमुना में बहा देते तो नई नदी बन जाती, जितना पैसा खर्च हुआ है यमुना के। फिलहाल ग्रैप 4 की बात करूं, एक्टिवेट कर दिया गया है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को, और आप कह रहे थे कि इसको पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए था ताकि ये इतना कोलैप्स होती नहीं है सिचुएशन। ग्रैप जो है ना वो सोल्यूशन नहीं है, वो एक इमरजेंसी मेजर, तो एक तरह से आप किसी कंट्रोल करते हैं जब एक्सट्रीम पहुंच जाता है। एक शहर जो है ऑलमोस्ट एक आईसीयू में गया हुआ है। ग्रैप 2 और ग्रैप 3 और ग्रैप 4 इन सब चीज़ों को हम साल भर नहीं लगा सकते, आप शहर को बंद करके नहीं रख सकते। एयर प्यूरीफायर्स की बहुत बात हो रही है कि हाँ, मतलब घर पे लोग एयर प्यूरीफायर लगा रहे हैं, ऑफिस में एयर प्यूरीफायर्स हैं, मॉल्स में एयर प्यूरीफायर्स हैं, एयर प्यूरीफायर्स लग रहे हैं, मगर कितना प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये मानते हैं? क्योंकि घर के तो 4 दीवारों के अंदर एयर प्यूरीफायर, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप बाहर नहीं जाएंगे, आप काम पे नहीं जाएंगे। अगर हम बहुत ही चमकीले दिल्ली में रह रहे हैं और एक शान शौकत वाली बिल्डिंग्स में हम रह रहे हैं, और लेकिन हमारे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, और या फिर हमारे बच्चों की 10 साल और हमारी 10 साल ज़िंदगी कम हो रही है, तो उस चमक धमक का क्या है? सो आई डोंट थिंक एयर प्यूरीफायर इज़ अ सोल्यूशन। एयर प्यूरीफायर आप कहाँ लगाएंगे, कितने लगाएंगे? कोई भी डेटा जो है आज तक कहीं नहीं आया है जो कहता है कि इससे हवा साफ़ होगी। और हवा कितने देर तक साफ़ होगी? आप उसको गले में लटका करके स्कूल लेके जाएंगे क्या? जब आपके पास सोल्यूशन है कि आपका 40% प्रदूषण जो है वो व्हीकल से आता है, तो आप व्हीकल के ऊपर लगाम लगाएं ना। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। कई दिनों से आंखों में बहुत जलन हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेथार्जिक फील हो रहा था, कभी सर दर्द बना हुआ है, तमाम तरीके की प्रॉब्लम पिछले महीने से लगी हुई थी। जब लोगों से बात किया आपस में, ऑफिस में, घर पे, तो ये कॉमन ये जो प्रॉब्लम्स है सब में मिली। और फिर बात हुई कि भाई ये प्रदूषण के चलते हर किसी को ये समस्या आम है। ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार जागरण मंथन पे हम बात करें पोल्यूशन से रिलेटेड, पर्यावरण से रिलेटेड, यमुना से रिलेटेड, क्योंकि छठ पर्व अभी गया है तो यमुना पर भी खूब चर्चा हुई है, जिसके चलते हमने आज मंथन पर आमंत्रित किया विमलेंदु झा जी को, जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बात यहीं से शुरू करती हूँ। अभी कुछ दिनों से सीवियर प्लस कैटेगरी, मतलब 450 AQI के ऊपर हो गया है जो रीडिंग है दिल्ली के एयर क्वालिटी को लेकर के। ऐसे में एक जो चीज़ है कि हाँ, तबीयत नहीं ठीक लग रही है, घबराहट, जैसे मैंने अभी शो के स्टार्टिंग में भी बोला, ये चीज़ें तो आम ही हो रही हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी कि पर्यावरण पर कई कैटेगरीज हैं, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, सीवियर प्लस, मॉडरेट और उसकी सेटिस्फैक्ट्री की अभी हम बात नहीं करते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पिछले कई सालों में उस कैटेगरी में हमारी आबो हवा गई हुई है। क्या इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे और हेल्थ पर इन कैटेगरीज का इन जनरल समझना चाहूँगी, AQI को और इनकी इम्पैक्ट जी। तो अगर आप देखें तो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है कि सब अच्छी हवा किसको कहते हैं। तो 0 to 25 का तक अगर आपका AQI का रीडिंग हो तो हम कहते हैं कि स्वस्थ हवा आप ले रहे हैं। अगर आप आज पूरे भारत का देखें AQI, तो शायद ही कोई एक जगह, कोई कोना, कोई एक मोहल्ला होगा जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 25 से कम होगा, मतलब गुड के कैटेगरी में है कि अच्छी हवा का हम सेवन कर रहे हैं। उसके एक्सट्रीम में, दूसरे एक्सट्रीम में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि सीवियर प्लस, जो कि सरकारी मॉनिटर्स जो हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास की जो रीडिंग्स है वो सीवियर प्लस है, जिसका मतलब है कि 450 प्लस। जब हम कहते हैं कि बहुत बार शहरों को, और ये हुआ है विश्व के अलग अलग जगहों पे, कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पहुंच जाता है तो एक इमरजेंसी घोषित की जाती है, शहरों को जो है वेकेट किया जाता है, क्योंकि इट्स नॉट सेफ, और सेफ्टी का बहुत बड़ा एक हैजर्ड होता है। और हम देख रहे हैं कि साल दर साल 300, 350, 400, हमने ये देखा कि 3 हफ्ते तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो सीवियर कैटेगरी में था, और अब जो है कुछ समय से हम देख रहे हैं कि 450 से भी ऊपर है। और हमें खुशी तब आती है जब हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वेरी पुअर हो जाता है, तो हम बहुत ही जश्न मनाते हैं कि हम वेरी पुअर हैं। आज समाचार में यही आती है कि आज इम्प्रूव टू बिकम वेरी पुअर। तो वही एक विडंबना है, और ये ऐसी नहीं है कि हम ये 2024 में बात कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से अगर आप देखें
तो अक्टूबर नवंबर के महीने में यही चर्चा होती है, उन्हीं कारणों को दोहराया जाता है, वही कहा जाता है कि हवा आएगी और हवा जाएगी और अक्टूबर आएगा और दिसंबर जाएगा और हवा रहेगी। तो एक बहुत ही मैं कहूँगा कि अगर हम आज़ाद भारत के एक बहुत बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात करें, तो जिस दौर से हमारा नॉर्थ इंडिया खास तौर पे और दिल्ली स्पेसिफिकली और दिल्ली के आसपास दिल्ली एनसीआर जो जूझ रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट एनवायरमेंटल क्राइसिस दैट द कंट्री हैज़ एवर फेस्ड जो है वो हमारे वायु प्रदूषण की समस्या है। और उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये समस्या की जानकारी हम सबों को है, सरकार को भी है। इसके बारे में जितनी भी साइंस और जितनी भी फाइंडिंग्स, जितना भी रिसर्च है, वो हमने डोमेस्टिक तौर पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो चुका है, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है। हम हर साल भगवान भरोसे सांस लेते हैं और कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सांस लेने के लिए कहीं और चले जाते हैं। तो बट दैट्स नॉट अ सोल्यूशन, इन द सेंस इट्स अ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट रियलिटी कि हम 450 में, अगर आप देखें, मैं आपके स्टूडियो जब आ रहा था तो लग नहीं रहा था कि कोई इमरजेंसी की स्थिति है। लाइफ इज नॉर्मल, और उसमें भी हम लोगों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अब लोग जो है काम पे नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या, भूख भी तो है, अब पेट भी तो पालना है, और उसमें हम वर्क फ्रॉम होम तो नहीं कर सकते। तो इट्स बिकम सच अ पैथेटिक रियलिटी, विडंबना बन गई लोगों के लिए कि सांस लेना भी नहीं है और सांस लेना भी है, और दूषित सांस जो है हमें एक क्षण के लिए नहीं बल्कि महीनों महीनों के लिए लेना पड़ जाता है। आपके साथ कई शोज़ किए हैं मैंने विमलेंदु, पास्ट में भी, और एक बहुत बड़ा शो किया था 2018 में, जिसमें बहुत पैनल को बुला करके हमने डिस्कशन एयर पोल्यूशन का 2-2.5 घंटे हमने चर्चा की थी, और तब भी निचोड़ नहीं निकला। आज भी मैं बैठ करके इतने सालों बाद भी आपसे उसी मुद्दे पे बात कर रही हूँ। फिलहाल कंट्रीब्यूटर्स, ये जो एयर पोल्यूशन है ये तो डिटेरियोरेट करती जा रही है, वायु है दिल्ली की वो लगातार ख़राब से बदतर होती जा रही है। ऐसे में जो मेजर कंट्रीब्यूटर्स आप किनको मानेंगे? मैं सोल्यूशन की बात बाद में करूंगी, लेकिन क्या वजह है कि ये बद से बदतर हालत हो गई है वायु की? जी, तो दो चीज़ें हमें समझना बहुत आवश्यक है कि दिल्ली की आबो हवा ऐसी नहीं है कि सिर्फ अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर के महीने में ख़राब होती है। वो 365 डेज पोल्यूशन रहता है। दो चीज़ें हैं, ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज जो दिल्ली का है, जो कि एक एयर लॉक बन जाता है जो हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, और मीटरोलॉजिकल कंडीशन जो हम हवा और टेम्परेचर और बारिश और बाकी चीज़ें हैं, जिसके कारण अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमें प्रदूषण दिखने लग जाता है। साथ ही साथ जब हम प्रदूषण के सोर्स के बारे में बात करते हैं तो उसके भी दो कैटेगरीज हैं, जो फेनोमेना में कहें या कैटेगरीज कहें। तो एक सोर्स जो है वो है कि एपिसोडिक सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन, जो इवेंट होता है कि हम देखते हैं कि साल में लगभग 15 दिन, अभी और कुछ समय 5-6 दिन बीच में जून जुलाई के महीने में भी, मई जून के महीने में पराली जलाने का काम होता है। तो स्टबल बर्निंग एक बहुत बड़ा एपिसोडिक सोर्स है, जिसका कंट्रीब्यूशन किसी भी गिवन डे जो है, मतलब जब जल रहा है, जैसे कि अगर आप देखें तो कुछ दिन पहले जो है 15 से लेकर 30% तक जो कंट्रीब्यूशन आबो हवा में, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में स्टबल बर्निंग का था। दूसरा एक एपिसोडिक सोर्स जो इवेंट बेस्ड सोर्स है वो है पटाखे जलाने की, चाहे वो गुरु पर्व हो या दिवाली हो या न्यू ईयर हो, उसमें हम पटाखे फोड़ते हैं जिसके कारण पोल्यूशन होता है। ये तो हो गए एपिसोडिक कैटेगरी, जो साल में एक बार होता है। जी हाँ, इवेंट बेस्ड है, जो एक नोन सोर्स नहीं है इन दैट सेंस कि बार बार हो रहा है। लेकिन उससे भी जो खतरनाक चीज़ है, जो 365 दिन होता है, दोज आर द पेरिनियल सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन। और मेन जो मुद्दा है और मेन जो सोर्स है, मेन जो कारण है, मेन जो समस्या है, वो पेरिनियल सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन से है। मेरा कहना ये नहीं है कि हमें पराली जलाते रहना चाहिए, पटाखे फोड़ते रहना चाहिए, उन इश्यूज़ के ऊपर भी काम करना है, लेकिन वो जो बिग सोर्सेस हैं, बिग एलिफेंट इन द रूम आर द पेरिनियल सोर्सेस, जिसमें हम कहते हैं कि वाहन। दिल्ली की बात अगर आप करें तो लगभग 40% प्रदूषण जो है वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, और वेहिकुलर पोल्यूशन लार्जली कहाँ से? प्राइवेट व्हीकल्स से। तो प्राइवेट व्हीकल्स में 2 व्हीलर्स भी हैं और कार्स भी हैं। साथ ही साथ दूसरा जो एक बहुत बड़ा कैटेगरी ऑफ पेरिनियल सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो है डस्ट, और डस्ट के दो सोर्सेस हैं, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज़, और दूसरा है रोड साइड डस्ट। तो हम देखते हैं कि दिल्ली में सड़कें जो हैं वो हमेशा खुदी ही रहती हैं, या कोई ना कोई काम चल रहा होता है, और बिल्डिंग्स भी बन रही होती हैं और टूटती रहती हैं, और कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन मैनेजमेंट के रूल्स हैं जिसको कम्प्लीटली फ्लाउट किया जाता है। उसके अलावा ऑफ कोर्स इंडस्ट्रीज़ जो हैं, चाहे ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज है, चाहे वो लैंडफिल में गार्बेज बर्न किया जा रहा हो या रोड साइड में बर्न किया जा रहा हो, कोल थर्मल पावर प्लांट जो 100-200 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली के आसपास हैं, तो ये सारे सोर्सेज जो हैं, जो मेन कारण हैं दिल्ली के AQI को नेगेटिवली इम्पैक्ट करने में। और साथ ही साथ जब हम दिल्ली की आबो हवा के बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि हमें
रीजनल अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत ज़रूरी है कि हवा की कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती कि हम ना गुड़गांव की हवा को हम आज आने नहीं देंगे दिल्ली, या दिल्ली की हवा को हम नोएडा नहीं जाने देंगे, और नोएडा की हवा को हम आगरा नहीं जाने देंगे। तो अगर कोई भी जब हम अभी सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे या समस्या के बारे में भी हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसके समस्या की समझ जो है वो एक रीजनल अप्रोच जब तक नहीं होगा, एक एयरशेड अप्रोच नहीं होगा, तब तक ये सोल्यूशन नहीं होगा। और एक बहुत सबसे बड़ी समस्या जो है वायु प्रदूषण का वो है राजनीति, जो हमारी जो दूषित प्रदूषित राजनीति है, दोषारोपण की जो राजनीति है, जिसमें कोई भी जो है जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। एट द एंड ऑफ द डे हु इज द कस्टोडियन ऑफ आवर एयर? इज द गवर्नमेंट्स। और उसमें 3 लेवल के सरकारें हैं, एक है केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकारें और तीसरी है म्यूनिसिपैलिटीज। जब तक ये तीनों जो लेयर्स ऑफ गवर्नेंस है, एग्जीक्यूटिव है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, अकाउंटेबल अपने आप को नहीं मानेगी, तब तक, और एक साथ एक कमरे में एक टेबल पे नहीं बैठ के बात करेगी, तब तक इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो बहुत बड़ा कारण जो दिल्ली के और दिल्ली के आसपास के पोल्यूशन का है, ऑफ कोर्स नोन सोर्सेज पोल्यूटेंट्स तो हमने बोल ही दिया, लेकिन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस और द लैक ऑफ गवर्नेंस और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, की राजनीतिक इच्छा शक्ति जो कमी है, वो बहुत बड़ा कारण है दिल्ली की आबोहवा AQI 450 प्लस और 500। इनफैक्ट कुछ तो प्राइवेट मॉनिटर्स आज सुबह जो दिखा रहे थे 1500 से भी ज़्यादा रीडिंग्स दिखा रहे थे, कह रहे थे कि लाहौर से भी ज़्यादा प्रदूषित हमारी दिल्ली आज हो चुकी है। गैस चेम्बर जो कहा जा रहा है विमलेंदु, गलत नहीं कहा जा रहा है। और जिस तरह के हम जब रह रहे हैं इस पर्यावरण में, खासकर दिल्ली में, और ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को भी लगातार उसी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है जिस तरह से मेन दिल्ली नेशनल कैपिटल इम्पैक्ट हो रही है। पराली की आपने बात करी, स्टबल बर्निंग की आपने बात करी। 2018 में भी हम इसी मुद्दे पे बात कर रहे थे कि अच्छा जी पोल्यूशन बढ़ जाता है, जी इतनी दिक्कत हो जाती है, स्मोक क्रिएट हो जाता है, पराली की वजह से होता है। 2018, उससे पहले भी पराली, कई सालों से पराली, मैं कह रही हूँ दशकों से पराली का बर्निंग चलती आ रही है। इसका एक इशू भी, चलिए ठीक है, मैं मान रही हूँ, बातें भी होती हैं कि चलिए एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है? हमारे उस शो में एक लड़की आई थी, वो फार्मर फैमिली के बैकग्राउंड से थी, किसान फैमिली से थी। उसने बोला कि भाई मैं इतनी महंगी मशीनें नहीं ले पाऊंगी जलाने के लिए, मेरे पास नहीं है 3 लाख 5 लाख रुपए, आप मुझे ऐसा सोल्यूशन बताइए, क्योंकि हमको तो जलानी ही है पराली, तो आप ऐसा कोई एक सार्थक सोल्यूशन बताइए जो हमारे लिए भी सस्टेनेबल हो, क्योंकि हम भी ये चीज़ नहीं करना चाहते। अगर आप देखें तो पोल्यूशन के में कंट्रीब्यूशन और उसकी भागीदारी जो है सबसे ज़्यादा अमीरों की है, और पोल्यूशन को ठीक करने की जिम्मेदारी हम गरीबों को देना चाहते हैं। सो लार्जली नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि फार्मर्स शुड नॉट बी पीनलाइज, फार्मर्स और किसान जो हैं उनको पराली जलाना चाहिए, ये नहीं है बात, लेकिन वो क्यों जलाते हैं, उसका क्या कारण है, उसके लिए और उसका जो उपाय है, उसमें हमारी सरकार या प्राइवेट सेक्टर क्या कर रही है, वो भी सोच बनाना बहुत ज़रूरी है। पिछले 10 वर्षों से हमने देखा है कि बहुत बार ना उन्हें हम एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं, लेकिन उनके पास उपाय क्या है? उन्हें गेहूं को बोने के लिए जल्द से जल्द जो है अपने हार्वेस्ट करना होता है। हार्वेस्ट के लिए उनके पास 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन होता है। जिसके पास 2 बीघा ज़मीन है, 4 बीघा ज़मीन है, जिसकी उपज ही शायद लाख रुपए सालाना हो जाए, मैं तो मीडियम साइज़ फार्मर्स की बात कर रहा हूँ की उपज होगी, वो 5 लाख का मशीन कैसे खरीदेगा, और या फिर 50,000 रुपये पर डे में कोई किराए पे मशीन कैसे लेगा? ये भी जानकारी, ये भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट के भी संज्ञान में है, सरकारों के संज्ञान में भी है, चाहे वो राज्य सरकार हो, राज्य सरकारें हों, या फिर केंद्र सरकार हो। उसमें हम जब तक इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तो बहुत बार कहा जाता है कि इसका सोल्यूशन दो तरह का है। एक है कि हम पराली बने क्यों, तो हमें राइस, हम फूड बोल हैं, राइस उगाने की ज़रूरत है, चावल उगता है, लेकिन ज़्यादातर चावल जो हम एक्सपोर्ट के लिए उगाते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है एक तो हवा पे है ही स्टबल बर्निंग का, दूसरा जो बहुत बड़ा उसका एक ये है कि वाटर टेबल जो है पूरे के पूरे पंजाब हरियाणा का, वो नीचे जा रहा है, साथ ही साथ वहाँ से एक कैंसर एक्सप्रेस निकलती है। तो पेस्टिसाइड्स, एक्यूट यूज़ ऑफ, एक्सट्रीम यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स के कारण जो है हेल्थ इम्पैक्ट भी है। तो एक सोल्यूशन जो है कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों ना करें, हम कुछ और क्यों ना उगाएं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए आपको MSP के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको वो इंसेंटिव देनी पड़ेगी किसानों को कि आप राइस ना उगाएं, आप कुछ और मिलेट्स उगाएं, बाजरा उगाएं, दूसरी चीज़ उगाएं, और हम सरकार जो है उसी रेट में खरीदेंगे जिस रेट से हम धान खरीदते हैं। और दूसरा है कि अगर मान लीजिए जब तक कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एक मेन स्ट्रीम में ला पाएँ, जब तक हम कहें कि अलग अलग क्रॉप्स लगाएं, तब तक हम कैसे इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों, लोकल पंचायत इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो सरकार के बाकी तंत्र जो है, वो कैसे
हैंड होल्ड तरीके से, एक सिलसिलेवार तरीके से और प्लान तरीके से। अगर आप देखें तो इस वर्ष भी जो हार्वेस्टर की बात और सब्सिडीज की बात और लोन की बात जो है, जब खेतों में आग लगने लगे तब हार्वेस्टर की कवायद जो है कुछ सरकारों ने की। तो अगर अक्टूबर में आग लग रहा है तो आप उस समय कुआं नहीं खोदेंगे, आपको उसकी तैयारी और जो है पहले करनी पड़ेगी। तो दोनों है कि एक तो आपको स्टबल का प्रोडक्शन ही रोकना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन से, और दूसरा जब तक कि वो सोल्यूशन नहीं आता है तब तक आपको इंसेंटिव्स देना पड़ेगा, सोल्यूशन देना पड़ेगा। ओनस जो है इसका आप कंप्लीटली किसान के ऊपर नहीं दे सकते क्योंकि किसान के पास रिसोर्स नहीं है। और अगर आप वो नहीं करेंगे, आप सिर्फ ब्लेम गेम में रखेंगे, तो अगले साल 2025 में भी और 2026 में भी हम यही एक दूसरे को सिर्फ हम ब्लेम करते रहेंगे और दिल्ली की हवा, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के बूढ़े इसमें सिर्फ क्षतिग्रस्त होते रहेंगे। मैं तो अभी आपसे अगले 10 साल की बात भी करूंगी कि किस तरह से इम्पैक्ट हेल्थ का, क्योंकि आपसे अभी बहुत सारे फैक्टर्स पे बात हुई थी। फिलहाल ग्रैप 4 की बात करूं, एक्टिवेट कर दिया गया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को, और आप कह रहे थे कि इसको पहले इम्प्लीमेंट करना चाहिए था ताकि ये इतना कोलैप्स होती नहीं है सिचुएशन। कितना इफेक्टिव आप इसको देखते हैं? क्या इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं पूरे साल के लिए, या कितना रियलिस्टिक रहेगा अगर हम पूरे साल के लिए, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ तो कंट्रोलिंग मेजर्स लेने ही पड़ेंगे जी। आप कितना प्रैक्टिकल देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक समझना बहुत आवश्यक है कि ग्रैप जो है ना वो सोल्यूशन नहीं है, वो एक इमरजेंसी मेजर है। एक तरह से आप किसी कंट्रोल करते हैं जब एक्सट्रीम पहुंच जाता है। तो कुछ दिनों से जब हम देख रहे हैं कि ग्रैप 4 लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे एग्जीक्यूटिव को, हमारे CA को कहा है कि आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, आपने इतनी देर से क्यों ग्रैप 4 लगाया, या फिर ग्रैप 3 लगाने में भी बहुत देर कर दी। मैं भी बहुत बड़ा एडवोकेट रहा हूँ। मैं भी बार बार बात कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ हफ्तों से, कि इमरजेंसी मेजर जब कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें कम से कम कुछ जो सोर्सेस है, कम से कम एक मार्जिनल इंप्रूवमेंट के लिए, और कम से कम हमारे स्कूल के छोटे बच्चों को हम क्यों एक्सपोज कर रहे हैं। तो लार्जली ग्रैप में अगर आप देखें, ग्रैप 3 और ग्रैप 4 में, तो हम ये कहते हैं कि एक्सपोजर कैसे कम हो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन का, वो है चिल्ड्रन, और जो कि नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं जिसके बिना हम रह सकते हैं, या फिर जिससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, चाहे वो ट्रक्स हों या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हों, उस सबों के ऊपर बैन लगा सकते हैं। लेकिन हम विडंबना ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रैप पे डिपेंड करते हैं कि हम ग्रैप करेंगे और ऑड इवन करेंगे और स्कूल बंद कर देंगे, उससे सोल्यूशन हो जाएगा। ग्रैप सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन वो सिर्फ एक इमरजेंसी मेजर है कि आपको ICU में उसी तुरंत एक झटका दिया जा रहा है, क्योंकि आप एक शहर जो है ऑलमोस्ट एक ICU में गया हुआ है। ग्रैप 2 और ग्रैप 3 और ग्रैप 4, इन सब चीज़ों को हम साल भर नहीं लगा सकते। आप शहर को बंद करके नहीं रख सकते। और ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो ऑफ कोर्स ये भी स्थिति है कि 450 प्लस एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा रहता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो इसमें योगदान रहा है, वो उसके बारे में मैं दो लाइन करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग या एयर क्वालिटी गवर्नेंस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स। कोर्ट्स ने अपने ऊपर लेकर के ये काम कर रही है। असल में कोर्ट क्यों निर्देश दे दिल्ली सरकार को या फिर उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप आज स्कूल बंद कर दीजिए? आप इसकी जिम्मेदारी सरकार, गवर्नमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ आवर एयर एंड गवर्नमेंट शुड एक्ट ऑन इट्स ओन। देयरफॉर मैं नहीं मानता कि ग्रैप इज अ सोल्यूशन। आई थिंक जब तक हम इस पोल्यूशन के लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस, उसकी कैटेगरीज, उसके रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए फंड की आवश्यकता, उसकी जिम्मेदारियां कि कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा और कब तक करेगा, जब तक हम वो निर्धारित नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोल्यूशन के बारे में थोड़ी अभी बात करें, तो अगर हम कह रहे हैं कि हमें पता है, हमारे IIT कानपुर से लेकर के IIT खड़गपुर से लेकर के बाकी इंटरनेशनल बॉडीज़ ने भी कहा है कि 40% जो पोल्यूशन है, कभी कभी 50% भी वेहिकुलर है। तो इसका सोल्यूशन कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग इसका यह है कि देयरफॉर प्लीज इंप्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कि अगर 7000 बसेस की डेफिसिट है, और दिल्ली में ही नहीं, क्योंकि दिल्ली की हवा उड़ करके गाजियाबाद भी जाती है और नोएडा भी जाती है और गुड़गांव भी जाती है। सो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी नीड टू डू इज एक्सपेडाइट पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एंड देयरफॉर मेरा कहना है कि सब कुछ छोड़ करके, जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड एयर क्वालिटी रिजीम में हम रह रहे हैं, आई थिंक सरकार को और सरकारों को चाहिए कि बाकी सब चीज़ों को प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 पे रखे। प्रायोरिटी 1 शुड बी द लाइव्स एंड लाइवलीहुड एंड वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। कि अगर आप देखें, लैंसेट की रिपोर्ट कहती है, लैंसेट एक बहुत ही एक रिप्यूटेड एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कि लगभग 15 लाख लोग हर साल, हर वर्ष भारतवर्ष में एयर पोल्यूशन के कारण मरते हैं।
अगर आप लैंसेट की और रिपोर्ट्स देखें और बाकी शिकागो की रिपोर्ट देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की और बाकी रिपोर्ट्स कहते हैं कि लगभग 10 से 12 साल जो एवरेज जो इंसान दिल्ली में रह रहा है उसका 10 से 12 साल उम्र कम हो रही है। हमारे जो डॉक्टर्स यहाँ दिल्ली के हैं और एम्स के हैं, उनकी रिपोर्ट्स कहती है कि हर तीसरा बच्चा जो है दिल्ली में उसको कोई ना कोई पल्मोलॉजिकल डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एस्थमा है। रिपोर्ट्स ये भी आई है जबकि लंग को ऑपरेट करते हैं डॉक्टर्स कि बच्चे, छोटे बच्चे, समटाइम्स फीटस के बच्चे, उनका जो लंग का ग्रोथ है वो स्टंटेड है। Lot of research has happened that talks about reproductive capacity and abilities of men and women. प्रैक्टिकल मतलब डॉक्टर्स आजकल यही बता रहे हैं, मेरे शो पे कई डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बोला कि एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी बहुत प्राइमरी रीजन है एयर पोल्यूशन। और अब छोटी-छोटी जो चीजें हैं, देखिए आप स्वस्थ हैं, मैं स्वस्थ हूँ या बाकी लोग, हमें इरिटेशन हो रही है आंखों में, लेकिन जिसको प्री कंडीशन है कोई सा भी कार्डियोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर या फिर और बाकी चीज़ें हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू दीज थिंग्स। सो मेरा कहना यह है कि अब जो है ये पूरी समस्या के ऊपर कवायद सिर्फ एक एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं रह गया है। पहले हम एक परिकल्पना करते थे कि अच्छी हवा में हम सांस लें क्योंकि अच्छा लगता है कि इंस्टाग्राम में अच्छा फोटो आएगा और सब कुछ सही है, मतलब आसमान साफ दिखना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए। रियलिटी इज दैट इट्स नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल क्राइसिस एनीमोर, अब ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। 15 लाख लोग मरने वाली कोई बीमारी नहीं है। कोविड में भी इतने लोग नहीं मरे थे जितने हर साल एयर पोल्यूशन के कारण मर रहे हैं। एंड इफ दैट्स द मेन कॉज, एंड बाय द वे मैं सिर्फ मोर्टेलिटी के नंबर्स आपको दे रहा हूँ, मैं मॉर्बिडिटी जो कहते हैं, जिसको कहते हैं कि वर्किंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू वर्क, उसका नंबर तो और बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आप आज बीमार हो रहे हैं, आपका सांस फूल रहा है, आपको आंख में इरिटेशन हो रहा है, और जबकि आप स्टूडियो में रहते हैं, हम लोग भी दफ्तर में काम करते हैं, जो व्यक्ति सड़क पे काम कर रहा है और गरीब तबके का आदमी जो सब्जी बेच रहा है या कोई रिक्शा चला रहा है या डेली वेज वर्कर है या फिर दूध वाला है या फिर डीटीसी का ड्राइवर है या फिर ट्रैफिक पुलिस है, कोई भी व्यक्ति, मतलब मुझे लगता है कि 30 से 40% जो वर्किंग क्लास है वो तो ओपन स्पेसेस में ही काम कर रहा होता है, कम्यूट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम इसको जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, वी क्रिएटिंग अ सिक नेशन। हम एक बीमार, एक सांस फूलते हुए देश का निर्माण तो नहीं कर रहे, क्योंकि वही है रियलिटी, यही है कि अगर स्पेशल वार्ड बने हैं और अस्पतालों में, देयर आर स्पेशल वार्ड्स दैट आर ओनली फॉर पोल्यूशन एंड देयर आर हॉस्पिटल्स दैट रन आउट ऑफ आईसीयू बेड्स एवरी ईयर। और ये चीज़ आप देखिएगा अगले एक हफ्ते में होने वाला है कि दिल्ली के जो तमाम बड़े बड़े अस्पताल हैं उसमें आईसीयू बेड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब जो है उसमें लोग बीमार हो जाएंगे। सो दिस इज if we are able to shut down the entire country कोविड के समय में, तो अभी क्यों नहीं, और उसके साथ साथ हम मेजर्स क्यों नहीं ले सकते? आपने देखा कोविड में जब बंद हुआ, अरे बिल्कुल तो हवा बिल्कुल साफ सुथरी, और उस वक्त तो लोग कह रहे थे कि इतनी साफ सुथरी हवा तो शायद सालों दशकों में पहली बार हुई है। लोगों को मछली और मोर और सब कुछ दिख रहे थे, यहाँ से हिमालय दिखने लगे, बहुत कुछ दिखने लग गया लोगों को। अच्छा, तो मिलिंद एक बात बताइए, एयर प्यूरिफायर्स की बहुत बात हो रही है कि हाँ, मतलब घर पे लोग एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, ऑफिसेज में एयर प्यूरिफायर्स हैं, मॉल्स में एयर प्यूरिफायर्स हैं, एयर प्यूरिफायर्स लग रहे हैं, मगर कितना प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये मानते हैं? क्योंकि घर के तो 4 दीवारों के अंदर एयर प्यूरिफायर, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप बाहर नहीं जाएंगे, आप काम पे नहीं जाएंगे। और अफोर्डेबिलिटी की एक बात है, चलिए कुछ लोग एक तबका अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट और पोल्यूशन का। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि किसी भी पब्लिक प्रॉब्लम का प्राइवेट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए। और ये गलतियाँ हमने पहले की है। जब हमारे नलकों में गंदा पानी आने लगा यमुना का, तो हम सबों ने क्या किया, हमने दिल्ली जल बोर्ड को या अपने म्यूनसिपैलिटी को फ़ोन नहीं किया, हम उनको कोर्ट लेके नहीं गए। हमने क्या किया, हमने अपना एक्वागार्ड लगा लिया, हमने प्राइवेट सोल्यूशन ढूंढ लिया। इसके कारण में क्या हुआ कि अभी 20 साल तक यमुना की स्थिति वही है। यमुना के बारे में भी अगर आप देखें, आज हम और आप तो सिर्फ हवा के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप देखें तो दिल्ली का एनवायरमेंटल क्राइसिस सिर्फ एयर नहीं है, मतलब आपके लैंडफिल में आग लगी हुई है, लैंड, वाटर, एयर, जो 3 आयाम लैंड, वाटर, एयर कहते हैं, तीनों जो है बहुत ही प्रदूषित है। और जो कि हम कहते हैं कि अपने आप को कि हम वी आर गोइंग टू बी सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। This indicator of a great country should be the good health and good environment in that sense. So therefore, ये जो एयर प्यूरीफायर है वो सोल्यूशन नहीं है इसका। एयर प्यूरीफायर आप कहाँ लगाएंगे, कितने लगाएंगे, कोई भी डेटा जो है आज तक कहीं नहीं आया है जो कहता है कि इससे हवा साफ होगी।
और हवा कितने देर तक साफ होगी, आप उसको गले में लटका करके स्कूल लेके जाएंगे क्या? जब आपके पास सोल्यूशन है कि आपका 40% प्रदूषण जो है वो व्हीकल से आता है, तो आप व्हीकल के ऊपर लगाम लगाएं ना। आपका डस्ट जो है PM10 जो है ज़्यादातर जो है वो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन एक्टिविटीज़ और रोड साइड डस्ट से आता है, तो आप अपने पेवमेंट को ठीक से मैनेज करें ना। कि हम बार बार एनवायरनमेंट के डिस्कोर्स में और फिलॉसफी में बात करते हैं कि एक होता है एंड ऑफ पाइप सोल्यूशन और दूसरा आता है बिगिनिंग ऑफ पाइप सोल्यूशन। एंड ऑफ पाइप सोल्यूशन का मतलब ये है कि प्रदूषित करो और इसके बाद पानी छिड़क दो उसके, क्योंकि मेरे को तो लाइफस्टाइल भी चाहिए ना, मेरे को तो बड़े चौड़ी सड़कें भी चाहिए, अच्छा फ्लाईओवर भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छे मॉल भी चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन तो चाहिए। विकास के तो हम लोग भोगी हैं और विकास के अगेंस्ट हम क्रिटिकली कुछ कहेंगे तो फिर वो भी लगता है कि क्या बात कर रहे हैं हम। लेकिन विकास किस कीमत पे है? अगर हम बहुत ही चमकीले दिल्ली में रह रहे हैं और एक शान शौकत वाली बिल्डिंग्स में हम रह रहे हैं और लेकिन हमारे बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं, और या फिर हमारे बच्चों की 10 साल और हमारी 10 साल ज़िंदगी कम हो रही है, तो उस चमक धमक का क्या है? सो आई डोंट थिंक एयर प्यूरीफायर इज़ अ सोल्यूशन। एंड अगेन जो आपने कहा कि कितने लोग हैं जो लोग एक अच्छा एयर प्यूरीफायर उससे, जिसका कि अच्छा इन द सेंस अच्छे ब्रांड का, एफिकेसी के बारे में तो किसी को नहीं पता है, 15 हज़ार 20 हज़ार कितने लोग हैं दिल्ली में? लगभग 40 से 50% लोग दिल्ली में होंगे जिनकी मासिक तनख्वाह जो है वो भी 15-20 हज़ार रुपये नहीं है। तो दिस कांट बी अ सोल्यूशन टू प्रपोज कि हम एयर प्यूरीफायर और कहाँ लगाएंगे यार? वो जो है इट्स अ वेरी एस्केपिस्ट डिसऑनेस्ट सोल्यूशन। और वही एक धीरे धीरे वो फैड हो जाएगा, धीरे धीरे वो फैड है कि बहुत ही फैशनेबल है कि मेरे तो बाथरूम में भी लगा हुआ है एयर प्यूरीफायर, मेरे दो लगे हुए हैं, मेरे तो क्लोजेट में भी लगा है। लेकिन कितने आप लगा लेंगे? 10 एयर प्यूरीफायर आप घर में लाएंगे, आप एयर प्यूरीफायर गले में टांग करके अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? वी डोंट नो, दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एयर प्यूरीफायर इज़ नॉट अ सोल्यूशन। तो क्या देखते हैं विमलेंदु कि, क्योंकि ये भी बात हो रही है कि लोग दिल्ली छोड़ दें, लोग पलायन भी कर रहे हैं, वापस छोड़ करके कोई रीसेटल हो रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कोई अलग छोटी सिटीज़ में जाकर के सेटल हो रहा है। क्या यही सोल्यूशन रह जाएगा? नहीं, ये सोल्यूशन शहर को तोड़ना। देखिए, वैसे तो अगर इतिहास में देखें तो बहुत बार राजधानियाँ बदली क्योंकि वो जीने लायक नहीं थी, और मुख्य तौर से पानी के कारण हुआ था पहले। जैसे अगर आप मुग़ल टाइम्स में देखें या बाकी समय में, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जिनके लिए सेविंग्स हैं या स्पेस एग्नोस्टिक है, जो घर से भी काम कर सकता है, कहीं से भी काम कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन वो सोल्यूशन, शहर से पलायन करना एक सोल्यूशन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का हेल्थ, और दूसरी बात ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस कितने लोगों के पास है। कल की डेट में अगर कोई एनवायरमेंटल क्राइसिस और हेल्थ क्राइसिस किसी को होता है तो वो कितने लोग हैं जो अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं, तो गरीब लोग वो नहीं करा सकते हैं। तो आई थिंक गवर्नमेंट विल हैव टू स्टेप इन। एविक्शन और डिस्प्लेसमेंट ये सोल्यूशन नहीं है। हमारे पास सोल्यूशन सिंपल है। मैं क्यों इतनी गहरी, गंभीर और मोरोस और डिप्रेसिंग कॉन्वर्सेशन आपके साथ मैं कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं क्यों दिल्ली में हूँ और क्या है? क्योंकि मैं होपफुल हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। if there is political intent, if there is actual action, if there is money on the table, तो ये पोल्यूशन का सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाइए ना, आप डस्ट मिटिगेट कीजिए ना, आप फार्मर्स को इंसेंटिवाइज कीजिए और चीज़ों को चेंज कीजिए। सो आई थिंक ये 20-25 में भी हम और आप यही बात कर रहे होंगे बाय द वे, लेकिन और उसमें भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि 20-25 में भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस ट्रेन पे चढ़ें तो कम से कम उस ट्रैक पे चढ़ें ताकि हम 20-30 तक कम से कम अपनी आबो हवा को 50% और 20-35 और 20-40 तक हम अपनी हवा को 60%, 70% जो है हम साफ करें। ये बार बार यही चर्चा हो रही है और हम एक मीडिया प्लेटफॉर्म होने के नाते बार बार अगर इन्हीं चीज़ों को सामने लेकर के आ रहे हैं, इन्हीं चीज़ों पर बात कर रहे हैं, तो इंटेंट हमारा क्लियर है कि हम सोल्यूशन चाहते हैं और हम सोल्यूशन के मद्देनज़र ही आगे का हम रास्ता देख रहे हैं कि ये हमारा एंड रिजल्ट होना चाहिए कि सबको ये गैस चेंबर ना रहे, यहाँ पर भी लोगों को ताज़ी हवा मिले। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि छठ पूजा के आसपास बहुत ज़्यादा सामने आती है, वो है यमुना पर तैरता फोम, वो जो टॉक्सिक फोम है। और अभी 2 हफ्ते पहले भी वो फोटो भी निकली थी एक जगह पे कि एक व्यक्ति अपने न्यू बॉर्न बेबी को उसी फोम में नहला करके वो पूजा अर्चना कर रहे थे। मतलब देख करके दिल दहल जाने वाली ये बातें हैं।
इतना टॉक्सिक वो फोम है। क्या रीज़न है इस टॉक्सिक फोम का? सीवेज है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस हैं, या ये जो ये इलीगल स्ट्रक्चर्स, ये जो फ्लड प्लेन्स में इनका कंस्ट्रक्शन है, क्या है ये रीज़न? देखिए, उसमें भी वही चीज़ है कि हम यमुना के प्रदूषण के बारे में तभी बात करते हैं जब हमें उसका फोम दिखता है। हाँ, और वो छठ पूजा में दिखता है। और फोम जो है वो सतह के ऊपर है, मेन प्रॉब्लम सतह के नीचे है। मेन जो समस्या है वो पानी की समस्या है, फोम का नहीं। फोम तो एक दर्शाता है, और फोम लार्जली जो है हम बोलते हैं अमोनिया के कारण, फॉस्फेट के कारण, और लार्जली जो मिक्स डिटर्जेंट्स हैं, जो साबुन के जो अंश हैं उसके कारण होता है। और वो लार्जली 2 सोर्सेज से हमारे पानी में है, और पानी में है वो, और वो पीने के पानी में है। एक तरह से आप देखें तो एक तो म्यूनिसिपल वेस्ट जो है, जो हमारे आपके घर से जो जाता है, लगभग 3500 मिलियन लीटर वेस्ट वाटर एंटर्स दिल्लीज यमुना एवरी डे, मतलब 3500 मिलियन लीटर्स, और उसमें से लगभग 50% जो है वो ट्रीट होता है और बाकी अनट्रीटेड है। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज जो हैं, जो कि अपने जो केमिकल इंडस्ट्रीज, एक सेकंड बीच में आपसे, जो अपने 50% जो ट्रीट हो जाता है वो भी किस लेवल का? क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं, उससे नहाते हैं। एब्सोल्युटली। अगर ट्रीटमेंट की भी बात करें तो उस ट्रीटमेंट कैपेसिटी में, ट्रीटमेंट के बाद अगर कागज़ पे ट्रीटमेंट हो रखा है, और ट्रीटमेंट के बाद अगर यमुना का पानी इतना काला है, और मतलब काली नदी बह रही है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ झोल है। मतलब इन द सेंस आइदर वो ट्रीटमेंट क्वांटिटी में ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है, या क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज इनकरेक्ट इन दैट सेंस। तो एसटीपीज हम बार बार कहते हैं कि ये जो एसटीपीज हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। कैपेसिटी होगी 100 मिलियन लीटर्स की, और उसमें डाल रहे हैं आप 200। लास्टली अगर आप देखें तो हम क्या कहते हैं, हम हार्ड पार्टिकल्स को ही फिल्टर करते हैं, मिक्स्ड मेटल्स और केमिकल्स के बारे में तो हम चर्चा भी नहीं करते। बहुत बार मैं पिछले 10 वर्षों से, और मैं यमुना के ऊपर लगभग 24 साल से काम कर रहा हूँ, और हम ये कहते हैं कि जितना पैसा खर्च हुआ है, लगभग 5000 10,000 करोड़, पता नहीं हर एजेंसी ने 5000 करोड़ खर्च किया हुआ है, कि उतने की अगर मिनरल वाटर खरीद लेते और यमुना में बहा देते तो नई नदी बन जाती, जितना पैसा खर्च हुआ है यमुना के ऊपर। तो और ये बाय द वे, ये दिल्ली के लोग तो ये पानी नहीं पीते, क्योंकि हमारा पानी थोड़ा सा ऊपर वजीराबाद से आ जाता है, लेकिन यही पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर बन जाता है। एनवायरनमेंट में कहावत है कि एवरीवन लिव्स डाउनस्ट्रीम। तो हम दिल्ली वासी जो है वो यमुना नगर के लोगों का, पानीपत के लोगों का, सोनीपत के लोगों के फ्लश का पानी पीते हैं। उनके फ्लश में जो फ्लश का जाता है वो हमारा पीने का पानी है। हमारे फ्लश का पानी जो, क्योंकि हम फ्लश करते हैं तो कहाँ जाता है, तो यमुना ही जाता है, वो जो है वो आगरा और वृंदावन और मथुरा के लोगों के लिए पीने का पानी होता है। तो और इसके लिए भी जो है, अगर आप देखें, विश्व की बहुत सारी प्रदूषित नदियाँ हैं जो इससे भी ज़्यादा प्रदूषित थी, जिसमें अगर आप माचिस की तीली लगा देते तो आग लग जाती है। ओहायो नदी है, रिवर थेम्स, ये सारी नदियाँ भी प्रदूषित थी, ये भी विकास के भेंट चढ़ी थी नदियाँ ये सारी, लेकिन जब इंटेंट हुआ तो साफ़ किया गया और साफ़ हुई। उसी तरह से यहाँ भी अगर नॉन सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है, जैसे मैंने कहा कि आपका म्यूनिसिपल वेस्ट है, म्यूनिसिपल सीवेज है, आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है और एग्रीकल्चरल वेस्ट है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है टू हैव मोर एफिशिएंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, मोर एफिशिएंट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो इंडस्ट्रीज को लगाने चाहिए। लेकिन हम सबों को पता है कि हमारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो हैं, लगभग 50% वैकेंसीज हैं पूरे देश में। तो कोई कंट्रोल कौन जाके पूछेगा कि आपने कितना काम किया, वो पूछने वाले लोग ही नहीं हैं। और इसके कारण हमारी नदी, और ये बाय द वे हम राजधानी की हवा और राजधानी की नदी के बारे में बात कर रहे हैं। वो उड़ीसा के छोटे से गांव के तालाब और नदी की जो स्थिति है, ऐसी नदियां हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, बहुत जगहों पे जो इतनी प्रदूषित है कि जिसके ऊपर बैरिकेड लगा के कि कोई भैंस अगर गलती से उसमें चली जाए तो जल जाएगी। तो सरफेस वाटर, इंडियाज 90% ऑफ सरफेस वाटर हैज गॉट पोल्यूटेड। अंडरग्राउंड वाटर जो है, नीति आयोग का कहना है कि लगभग 12 से 15 शहर ऐसे हैं जिसमें अंडरग्राउंड वाटर है ही नहीं, और जहां है कौन-कौन से ऐसे शहर हैं? दिल्ली भी उसमें है कि 2020 दिल्ली हैज रन आउट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर बाय 2020 इटसेल्फ। आप बहुत जगह देखें तो अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी जो कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के ऊपर है, और साथ ही साथ अंडरग्राउंड वाटर के बारे में भी बात करती है वो रिपोर्ट। और बाकी बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि कैसे लेड, आर्सेनिक और बाकी चीज़ें जो हैं, क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि आप नदी को तो फिर भी साफ़ कर सकते हैं क्योंकि नदी में पानी कहीं से आ रहा है। तो अगर आप अच्छे एफिशिएंट एसटीपीज चलाएं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, तो आप नदी को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अगर एक बार कंटामिनेट हो जाता है तो वो इरिवर्सिबल है। एक्विफर्स अगर आपके एक बार पोल्यूट हो गए तो वो कभी ठीक नहीं होने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन अब जो है भारत के अलग अलग जगहों पे, इलाकों में, वो असल में हमारे एक्विफर्स कंटामिनेट हो रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है। आप गुड़गांव जैसे शहर में, नोएडा जैसे जगहों पे देखें, दिल्ली के आसपास जो है वाटर टेबल, जो मान लीजिए कभी 20 मीटर 30 मीटर पे हुआ करता था, वो अभी 100 मीटर और 150 मीटर गहरा जा चुका है। तो
हम पता नहीं हम किस एक इल्यूजन जिंदगी में जी रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, कि आपकी हवा खराब है, आपकी नदी, और इतना मतलब अगर आप देखें यमुना के बारे में जो आप पूछ रहे थे मेरे से कि फोम के बारे में तो चर्चा हो ही रही है, ये जो 22 किलोमीटर स्ट्रेच है यमुना का, मतलब पूरी नदी का लेंथ जो है लगभग 1370 किलोमीटर है। दिस 22 किलोमीटर, ये जो 22 किलोमीटर है वजीराबाद से लेकर के ओखला तक का, 80% ऑफ यमुनाज पोल्यूशन वो इसी जगह पे। तो दिल्ली प्रदूषित सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिल्लीज पोल्यूशन ऑफ यमुनाज पोल्यूशन इज दिल्ली। लेकिन अगर आप बात करें भाई सरकार से बात करने जाएं तो उस पर भी दोषारोपण की राजनीति, अरे उसने पानी छोड़ दिया। तो मुझे तो लगता है कि बहुत ही एक डिसऑनेस्टी है, एक लैक ऑफ अर्जेंसी है, एक लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। मुझे तो लगता है कि सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी टुगेदर ऑन दिस, और हमारे अगले इलेक्शंस का एजेंडा जो है वो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, हमारी हवा का कंडीशन, हमारे नदियों का स्वास्थ्य, दैट शुड बी द मेन एजेंडा ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। एंड इसमें किसी को भी किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों लड़ना है? आप सब लोग सामंजस्य बना करके आप क्यों नहीं साफ कर सकते? पहले साल नहीं साफ कर सकते, लेकिन 10-10 साल 20-20 साल तक स्थिति अगर वही की वही है या वहां से और बदतर होती जा रही है, तो देन इट्स अ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। मैं आपको बात बताऊं, मेरे फादर कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी कहते थे कि एक टाइम ऐसा आएगा जब पीने का पानी बोतलों में मिला करेगा और आप खरीदेंगे वो पानी कि साफ पानी ले लेता। और आज वही स्थिति है। दिल्ली में हम बड़ी बड़ी बॉटल्स मंगाते हैं 20-20 25-25 लीटर की, कि भाई इसमें किसको पता था? मतलब मैं जब छोटा था और जब मैं दिल्ली पढ़ने आया यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मुझे उस समय हम लोग ट्रेन से आते थे, और मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, और उस समय बॉटल वाटर नहीं था। हम लोग ट्रेन के स्टेशन में उतर के अपने पानी के बॉटल को भरते थे, क्योंकि वो वही पानी था और हमें नहीं लगता था। और वो जब किसी को दिखाना होता था कि अरे बहुत पैसे हैं मेरे पास, या फिर अरे मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ, तो तब हम वो मिनरल वाटर का बॉटल कभी कभी खरीदते हैं, बहुत ही एक इसमें। आज मिनरल वाटर जो है वो ऐसा नहीं कि आप कभी खरीदते हैं, वही खरीदते हैं। बहुत जगहों पे अगर आप देखें दिल्ली में, लगभग हर मोहल्ले में आप किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, आपको सुबह में महीने में एक बार पानी आप खोलें तो ब्राउन निकलेगा, और इसके बाद उसका क्या है, फिर आप थोड़ी देर चलाते हैं और फिर वही पानी आप पीते हैं। आपके पास उपाय ही नहीं है। आपके पास अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट हमने इसको इतने लाइटली एक्सेप्ट कर लिया है, एंड वी हैव नॉर्मलाइज्ड पोल्यूशन। और दफ्तर आप कल 450 क्या 550 भी हो जाएगा तब भी आप दफ्तर आएंगे, और मैं भी अपने दफ्तर जाऊंगा। यमुना में कल फ्रॉथ और आएगा तब भी हम पानी पिएंगे, वृंदावन के लोग। सो विच इज़ समथिंग, ये सेन सोसाइटी की साइंस नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल एक समाज, एक जागरूक समाज, एक जागृत समाज जो है ऐसी पर्यावरण की परिकल्पना नहीं कर सकता है और नहीं करनी चाहिए। अगर ये कर रहा है तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। अच्छा ये बताइए, जो वाटर प्योरीफायर्स हैं ये कितने इम्पैक्टफुल हैं इस वक्त दिल्ली की? अगर मैं बात करूं दिल्ली के पानी को प्योरीफाई करने में, देखिए सब शैम है। मुझे तो बहुत बार लगता है कि ये सारा चीज़ जो है अब कुछ लोग कहते हैं कि एक आरओ अच्छा होता है और दूसरा वाटर प्योरीफायर अच्छा होता है। सब अपनी अपनी कवायद करते हैं कि वो मतलब साफ पानी धंधा और साफ हवा धंधा कैसे हो सकता है? दिस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर फ्री। वाई शुड वी बाई इट? हमें पानी खरीदने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और वो हमने क्यों आने दिया है ऐसा समय, और उसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्या? मुझे तो बहुत, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं इसमें इन्वॉल्व। ये बहुत बड़ा एक व्यवसाय है, साफ हवा और पानी बेचने का व्यवसाय, या फिर हवा बेचने का व्यवसाय। और ये लोग कह रहे हैं बहुत जगहों पे मिल रहा है कि अब हवा भी सिलेंडर में मिलेगा, और आपको अगर हवा चाहिए, स्विट्जरलैंड की हवा चाहिए, हिमालय की हवा चाहिए, जैसे हिमालय का पानी लोग बेचते हैं, ज़्यादा महंगा बेचते हैं, तो वही होगा कि आप यहाँ की हवा आप 6 लीटर लीजिए तो सुबह में थोड़ी सी हवा। लेकिन सांस तो क्या, आप सांस और पानी, मतलब हम बहुत बार कहते हैं कि कोला से आप नहीं नहा पाएंगे ना। आपके पास हर चीज़ का ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आप टी शर्ट के बदले शर्ट पहन सकते हैं, पिंक के बदले ब्लू पहन सकते हैं, लेकिन आप हवा के बदले कुछ और सांस नहीं ले सकते, और पानी के बदले आप कोला से जो है नहीं सब्जी अपनी बना सकते। तो देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इट। द ओनली थिंग इज दैट वी विल हैव टू वर्क ऑन इट। अगर हमें रहना है, हमारी मानवता को, हमारी सभ्यता को, हमारे देश को, हमारे शहरों को अगर जीवित रहना है, तो हमारी नदियों को और हमारी हवा को, हमारे जंगल को, हमारी ज़मीन को साफ रखना बहुत ही आवश्यक है। बहुत भयावह स्थिति है। एक डेटा है मेरे पास कि इंटेंस प्लास्टिक पोल्यूशन से यमुना चोक हुई थी, और 2017 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन था, लेकिन उसके बाद भी उसका रैम्पेंट यूसेज होता रहा, विच इज़ एविडेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक।
अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स दिल्ली ने 2,51,000 से अधिक टन्स ऑफ प्लास्टिक हर साल 2017 से लगातार प्रोड्यूस किया है। अगर प्रोड्यूस किया है तो डिस्कार्ड भी हुआ होगा, डिस्पोज भी हुआ होगा, और वो सारा यमुना में गया। और सिर्फ यमुना में नहीं गया वो, अगर आप देखें, और यमुना की बात नहीं, अगर आप प्लास्टिक के बारे में बात करें, सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में बात करें, तो आपके और हमारे पेट में गया है, हमारे और आपके फीटस में गया है। देयर इज समथिंग कॉल्ड माइक्रो प्लास्टिक। तो अगर आप प्लास्टिक के बारे में, हम तो बहुत शौक से प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं या प्लास्टिक के बॉटल में पानी आता है, हमारे घर में हमारे प्लेट्स भी प्लास्टिक के हैं, मतलब हमने तो अपनी लाइफ को कन्वीनियंट बना लिया, प्लास्टिक बना लिया। और जिसके इतने डेटाज आ चुके हैं, आप लोगों ने भी शोज करे होंगे पहले, जो माइक्रो प्लास्टिक इन आवर फूड पार्टिकल्स, वो लार्जली जब हम प्लास्टिक को डंप करते हैं, जो डिसइंटीग्रेट होता है, वो हमारे वाटरवेज में जाता है। वाटरवेज से जाकर के वो मरीन, वो उस आप जो मछली अगर खा रहे हैं या जो भी चीज़ आप देखें, कितनी गायें मिलती हैं जिसके पेट में 16 किलो 18 किलो प्लास्टिक मिलता है, और सब जगह सड़कों पे आप देखें, हमने अपने कूड़े को फेंका रहता है, और उसमें वहाँ गायें वही प्लास्टिक खा रही होती हैं। तो इट्स क्रिमिनल, एक हिंसा है गाय के प्रति। वो भी जब आप उसको केमिकल 16 किलो प्लास्टिक मिला किसी गाय के पेट में, या किसी एक फीटस के पेट में, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में there is microplastic that is actually being found. Yeah, तो when we are talking about such conditions, and तब भी, और कागज पे हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन तो लगाया, लेकिन आप देखिए कितना धड़ल्ले से सिंगल यूज प्लास्टिक मिलता है। तो वो उसमें गलती दोनों की है, सरकार की भी है कि हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, और सिटीजन्स ने भी क्या किया है ना, हर चीज में कन्वीनियंस हैज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। कन्वीनियंस इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का कन्वीनियंस, आज का थोड़ा सा सहूलियत के चक्कर में हम दूर की बीमारियों को पाले जा रहे हैं। वी हैव इनफ इंस्टेंस। आप पहले बताइए कि 10 साल पहले या 15 साल पहले गांव में या मोहल्ले में या में पहले दूर के लोगों को कैंसर होता था। अब जो है, अब कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके अपने इमीडिएट फैमिली में, मतलब रिलेटिव्स में कैंसर ना हुआ हो। अर्लियर हम सुनते थे 15 साल 20 साल पहले कि फलाने को इतने दूर में। सो इट्स एक्चुअली अ रियलिटी, एंड दिस इज व्हाट, ये हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने हमें बार बार बताया कि माइक्रो प्लास्टिक से, या टॉक्सिन्स की कंजम्पशन से, या बैड एयर से, या पोल्यूटेड वाटर से, या फिर मर्क्यूरी एंड लेड युक्त पानी पीने से, या पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर से, या फिर ये सारे के सारे जो हम बेटाइम सब्जी खाते हैं और फर्टिलाइजर्स वाली सब्जी खाते हैं, उन सबों से ये कार्सिनोजेनिक हैं, या फिर हम कॉस्मेटिक्स लगाते हैं या बाकी चीज़ें करते हैं। All of that has had, and therefore there are more cases. तो हम बहुत अज्ञानी बन जाते हैं अपनी सुविधा अनुसार, क्योंकि हमें सहूलियत चाहिए, हमें सुविधा चाहिए, सुविधा हमें चौड़ी सड़क चाहिए, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो बड़ा है, तो लोग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ आर टू डिफरेंट। अगर लोग कंफ्यूज हो गए, वेरी थिन लाइन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में नहीं, बिकॉज़ आपकी अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है, आपका पानी खराब हो गया है, और लेकिन यह है कि आपकी बिजली 24 घंटे मिल रही है, लेकिन आप जो है कोल थर्मल पावर प्लांट से आप सांस ले रहे हैं, लेकिन बिजली 24 घंटे है। आप पहले आपके घर में एक कमरे में एक बल्ब लगता था, अब 4 बल्ब लगे हैं। पहले नलका एक रहता था, अब हर बाथरूम में 4 हैं। आपके पास 4 बाथरूम है, 3 बाथरूम है, 6 बाथरूम है, जो भी है। सो वी सडनली मेड आवर लाइफ सो ब्यूटीफुल, बट वी हैव मेड आवर लाइफ अनहेल्दी एंड शॉर्ट एंड डिफिकल्ट एंड सिक। तो सुंदर जिंदगी लेकिन बीमार जिंदगी से क्या फायदा। और वो देखिए ना आप मेरे को तो बहुत ही अफसोस और थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था जब मैं देखा कि कुछ बच्चे मेरे कॉलोनी के आसपास एस्थमेटिक थे, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने, उनके माताजी ने उन्हें फुलझड़ी दिया था जी। मतलब व्हाट आर वी डूइंग? राइट टू क्लीन एयर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन राइट टू सेलिब्रेशन। एंड वही हमें वो सोच बनाना, वो समझ बनाना। और साथ ही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन नागरिकों की भी जिम्मेदारी है, हमारे सिटीजन्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि हाउ डू वी एक्चुअली चेंज आवर लाइफ एंड लाइफस्टाइल। एब्सोल्युटली, कंजम्पशन पैटर्न्स को हम कैसे चेंज करें इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मैं आपको बताऊं विमलेंदु, एक दिन ऐसे ही, क्योंकि प्लास्टिक के बारे में जब इतना ज़्यादा इशू था, तो मैंने यूं ही आसपास सोचा कि अब ना प्लास्टिक का ये जो कंजम्पशन है, ये चीज़ें बंद कर देंगे।
फिर मेरा ध्यान पड़ा कि हर चीज में प्लास्टिक प्लास्टिक है, आप क्या क्या छोड़ते रहो, एवरीथिंग इज 20 प्लास्टिक। साल पहले हम सब्जी लाने जाते थे तो क्या हम थैला घर से लेकर के जाते थे, तो ऐसा थोड़ी मैं असुविधा तो पतलों नहीं की होती थी। मैं पतलों की बात करते, हमने भोज में, पतल हमारे और भोजों में, दोनों डोंगे में, हाँ दोनों में खाना खाया हम लोगों एग्जैक्टली। ने। तो ऐसा थोड़ी तो- था कि खाना गिर जाता था, ऐसा थोड़ी था कि हमें अब सब्जी तो हम ला के नहीं विदेशी पाते हमें थे। कॉपी कर रहे हैं, वो Absolutely. सेम चीजें वो Very expensive. एंड दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अब हमारे पत्तल के जो प्लेट्स हैं वो बाहर में विदेशों में महंगे बिक रहे हैं, और हमें लगता था कि ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, हमें ये गरीबी लगा था। की निशानी है। सस्टेनेबिलिटी वी शुड लर्न इट फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट इज लर्निंग फ्रॉम अस। हमारे जो बेसिक प्रैक्टिसेस थे हमारे यहाँ, देखिए ना, आप प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, हमारी मम्मी की साड़ी अगर फट जाती थी या पुरानी हो जाती थी तो चाहे पर्दा बनेगा उसका या फिर डोरमैट बनेगा, फिर गाड़ी साफ करने का कपड़ा बनेगा या कुछ ना कुछ बनेगा, वो ऐसे फेंकेगा नहीं। वो अगर प्लास्टिक घर में गलती से भी आ गया तो मैट्रेस के नीचे रहता था वो कि और कुछ समय तक, और इसके बाद मतलब वी एक्चुअली, और किसी डॉक्यूमेंट्री देख करके नहीं कि हमने इनकन्वीनियंट ट्रूथ देखी है, ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंटरी देख करके हमने सीखा है कि पर्यावरण बचाना चाहिए या हमें कंजम्पशन कम करना चाहिए या खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑल दीज वर्च्यूज हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से था। किताब पढ़ के नहीं, डॉक्यूमेंट्री देख करके नहीं, यूएन का कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करके नहीं, हमारी माताएं और हमारी नानियाँ, हमारी दादियाँ ये सारी चीज़ें जानती थी। आई थिंक वी नीड टू गो बैक एंड रिवाइव दैट कल्चर ऑफ मिनिमल कंजम्पशन, ऑफ कॉन्वर्सेशन, ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। वेस्ट डंपिंग का, फिर आप यमुना की बात हो रही है तो क्या आप ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करते हैं? देखिए, क्या वेस्ट solution? डंपिंग जो है, हमारे यहाँ भी हम रहते तो दिल्ली में हैं। दिल्ली में 2 पहाड़ हैं। एक है अरावली का पहाड़ है जो कि अहमदाबाद से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, अरावली रेंज जो विश्व का सबसे पुराना रेंज है, और हमारे कूड़े के पहाड़ हैं। और हमारे कूड़े के पहाड़ों में कंपटीशन चल रहा है अभी कि कभी वो कुतुब मीनार से ऊपर जा रहे हैं तो कभी वो क्या कहते हैं, ताजमहल से भी ऊपर जा रहे हैं। और ये सोल्यूशन ये नहीं है कि हम उसको वहाँ लैंडफिल्स को कैसे मैनेज करें। द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट इज डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अगेन एंड ऑफ पाइप एंड बिगिनिंग ऑफ पाइप वाली जो बात मैंने की थी कि हम रिफ्यूज़ करना सीखें। क्या रिसाइकलिंग इज नॉट द सोल्यूशन। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट विल हैव टू बी रिड्यूस्ड। सेकेंड इज दैट इसके बाद जब आपका वेस्ट का सारा कुछ हो गया तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट के बाद कैन वेस्ट बी डेल्ट एट द डिसेंट्रलाइज्ड लेवल। अगर आप अभी वो जो मैं एनवाईटी की रिपोर्ट जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट है, वो ओखला का जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जिसके बारे में कहा गया कि इसका हेल्थ इम्पैक्ट, वी कांट बर्न वेस्ट। तो अगर आप वेस्ट को कम करना है तो वेस्ट को जला करके आप टॉक्सिन्स एंड डाइऑक्सिन्स निकाल करके, और फिर दैट कांट बी अ सोल्यूशन। We will have to really look at a consumption regime, how consumption needs to come down, one, and second, post-consumption waste needs to be segregated, and third, post-segregated waste needs to be managed at the most local level, at a decentralized level. और उसमें मैं तो बार-बार कहता हूँ कि सीवेज मैनेजमेंट जो है या फिर वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इन दोनों के लिए हमें डिसेंट्रलाइज्ड RWA लेवल या फिर एक मोहल्ला लेवल सिस्टम करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरे मिलियंस ऑफ लीटर्स के लिए हम ट्रीटमेंट प्लान बनाएं तो महंगा होगा। We'll have to really have a decentralized solution, local solution. जैसे अब्रॉड में होता है, Absolutely, है ना? absolutely. जैसे बाहर के देशों में रिसाइकलिंग होता है। सेंटर्स भी अगर आप देखें तो, और इनफैक्ट देखिए कि अमेरिकन सो कॉल्ड लाइफस्टाइल पर कैपिटा waste consumption is at least 20 to 30 waste production, at least 20 to 30 times more than average Indian. Similarly in terms of energy, similarly in terms of many other things. But you don't see waste there because there are these efficient waste management systems. तो आप उसके साथ मैच करते हैं गवर्नेंस को। स्वीडन में फॉर एग्जांपल दे ऑल्सो बर्न वेस्ट, बट वहाँ की जो प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसेसेस ऑफ इंसिनरेशन है कि वेस्ट, स्वीडन तो वेस्ट खरीदता है बहुत दिनों से, और मैंने बहुत बार लिखा है इसके बारे में कि इंडिया में वो आर वेस्ट, हमारा जो नेचर ऑफ वेस्ट है और कॉम्पोजिशन ऑफ वेस्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्वीडन का वेस्ट। तो स्वीडन का इंसिनरेटर और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा वेट वेस्ट, हमारा वेस्ट का प्रोफाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। सो वी विल हैव टू, दीज आर ऑल इंटीग्रेटेड इश्यूज, दीज आर ऑल इश्यूज ऑफ, एंड दैट्स वाई अगर आप देखें तो वेस्ट के इशू में म्यूनिसिपैलिटी लोकल लेवल पे, पानी के इशू में लोकल लेवल पे भी वाटर मैनेजमेंट म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे करना पड़ेगा, जिसमें हम MCDs के बारे में बात करते हैं, and then the state governments, and then the central government. I think all the 3 tier of governance will have to really come together and work on all these integrated issues. Issue of waste is linked, इसका connection है पानी के साथ। पानी अगर आप देखें, आनंद विहार का AQI हमेशा सबसे खराब रहता है। अगर दिल्ली का एवरेज अगर 310 है तो आनंद विहार गाजीपुर का के आसपास का जो है लगभग 400-450 होगा, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द लैंडफिल दैट इज देयर।
सो ये सारे इश्यूज लिंक्ड है और उसके कारण वहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल है वो भी कंटेमिनेटेड है, क्योंकि लीचेट जो है, जो निकलता है वेस्ट के डिकम्पोजिशन से, उससे पूरा का पूरा वाटर टेबल जो है वो दैट्स द मोस्ट टॉक्सिक पॉइजनस फॉर्म ऑफ वाटर ऑन दिस प्लैनेट इज कॉल्ड लीचेट, जो कि एक लैंडफिल के डिकम्पोजिशन से निकलता है. सो ऑल ऑफ दीज इश्यूज आर लिंक्ड एंड आई थिंक वी विल हैव टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव, कलेक्टिव, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन टू ऑल दीज इश्यूज. लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी मैं कि आज से 10 साल बाद आप दिल्ली को, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, इसके मद्देनज़र किस तरह की दिल्ली आप देखते हैं आज से 10 देखिए, साल? ऑप्टिमिज्म तो यही है कि हाँ, ऐसी दिल्ली तो नहीं होनी चाहिए और मुझे लगता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल. कुछ तो दिमाग खुलेगा, क्योंकि इट इज़ डूएबल. बट गिवन द ट्रैक रिकॉर्ड, मुझे तो लगता है कि स्थिति नहीं होगी. यमुना बद से बदतर है, हवा पहले से खराब हो रही है. बट वी डोंट हैव एन ऑप्शन एंड आई थिंक आई होप, बिकॉज होप, विश मेरे पास कोई और ऑप्शन होता अदर देन ये उम्मीद करना कि स्थिति ठीक होगी. मुझे तो लगता है स्थिति ठीक होगी, क्योंकि लोग ऐसे नहीं जी पाएंगे. सरकार भी जिम्मेदारी लेगी और लेना पड़ेगा उनको अगले 10 साल में. आई एम नॉट इमेजिनिंग, अदरवाइज दिल्ली विल नॉट बी द कैपिटल एनी मोर. और फिर वो नया कैपिटल जो बनाएंगे वो 30 साल में फिर वो कैपिटल वो भी प्रदूषित हो जाएगा. तो हम नए कैपिटल्स बनाते रह जाएंगे अगले 200-500 साल तक. आई थिंक विल हैव टू रियली डीकंजेस्ट एंड थिंक ऑफ फिक्सिंग द प्रॉब्लम, और वही सोल्यूशन है. सोल्यूशन इज द ओनली वे. हम ये राम भरोसे, भगवान भरोसे, बारिश ने हमारी हवा ठीक कर दी और बारिश ने यमुना को के कालेपन को साफ कर दिया. हम उसी के भरोसे हम जी रहे हैं, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. विमलेंदु, थैंक यू सो मच. हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब पूरा शो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और आपका डेटा हमेशा से बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है. और आई एम रियली हैप्पी कि इतने समय के बाद फिर से मैं आपसे मिली और फिर से एक इशू के बारे में अब मैं उम्मीद करती हूँ कुछ सोल्यूशन भी निकल जाए, क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो. फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.